नमस्कार मित्रों। तो हमारा टॉपिक चल रहा था संज्ञा का पद परिचय। हम संज्ञा का पद परिचय पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। ध्यान देना, संज्ञा शब्द बना है सम प्लस ज्ञा। यहां ज्ञा का अर्थ लिया जाएगा ज्ञान कराना, ज्ञान कराना, और सम का अर्थ होता है सम्यक, अर्थात बिल्कुल ठीक सटीक ज्ञान कराना ही क्या है, संज्ञा है। अब समझना आप कि संज्ञा का एक शब्द यदि हम अर्थ देखें तो इस एक शब्द इसका अर्थ होता है नाम। नाम से ही तो हमें किसी भी वस्तु का ज्ञान होता है। मान लीजिए मैं कहूं कि पुस्तक लेकर आइए, तो पुस्तक से हम उस नाम से हमने वस्तु को पहचाना कि ये पुस्तक है। मेज के नाम से हमने मेज को पहचाना। पेन के नाम से हमने पेन को पहचाना। जूतों के नाम से हमने जूतों को पहचाना। तो नाम ही संज्ञा है। अब दुनिया में किसी का भी नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, जाति या भाव, किसी का भी नाम हो, हर नाम मित्रों क्या है, संज्ञा है। ये ध्यान रहे। हमें संज्ञा का पद परिचय पढ़ने के लिए संज्ञा का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, संज्ञा कितने प्रकार की है। तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा की परिभाषा में हम सबको पता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति का नाम, जाति का नाम, अब ये इन सभी नामों को हम अलग अलग भागों में वर्गीकृत करेंगे। यानी संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली संज्ञा कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान देना, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है समझिएगा। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता आदि। दूसरा है किसी भी स्थान का नाम, किसी भी स्थान का नाम। ये इसमें जैसे कोई नगर है या कोई भी स्थान है, जैसे गांव का नाम है, शहर का नाम, जैसे बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि। किसी भी स्थान का नाम, किसी भी नदी का नाम, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, कावेरी आदि। किसी भी नदी का नाम, किसी भी झील का नाम, सांभर झील, जयसंबंध झील, किसी भी झील का नाम, किसी भी पर्व या त्योहार का नाम, किसी भी पर्व या त्योहार का नाम, इसमें होली है, ईद है, दीपावली है। किसी भी पत्र या पत्रिका का नाम, पत्र या पत्रिका का नाम, जैसे राजस्थान पत्रिका, जैसे दैनिक भास्कर। तो किसी भी पत्र या पत्रिका का नाम। 7वां है किसी दिन का नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, किसी भी दिन का नाम। किसी भी भाषा का नाम, किसी भी भाषा का नाम, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, किसी भी भाषा का नाम या किसी भी लिपि का नाम। लिपि से तात्पर्य से देवनागरी, देवनागरी, ब्राह्मी। तो ध्यान देना मित्रों, एक बार आप ध्यान से देखिए, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, नदी का नाम, झीलों का नाम, पर्व या त्योहारों का नाम, पत्र पत्रिकाओं के नाम, दिन के नाम, भाषा के नाम, लिपियों के नाम, या किसी पर्वत का नाम, किसी पर्वत का नाम, जैसे हिमालय, गोवर्धन, विंध्याचल, किसी पर्वत का नाम। ये आदि सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ध्यान देना। और जो संसार में एक है, संसार में एक, संसार में एक से तात्पर्य, संसार में एक, संसार में एक से तात्पर्य जैसे कोई सूर्य है, जैसे चंद्रमा है, और ध्रुव तारा है। ये सब, ये संसार में एक सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत
आते हैं। अब ध्यान देना, एक शब्द दिया था मैंने आपको, आकाश। आकाश मित्रों क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये भाववाचक संज्ञा क्यों है? ये भाववाचक संज्ञा क्यों है? क्योंकि आकाश का कोई रंग रूप आकार नहीं होता है। हम कह देते नीला आकाश, लेकिन आकाश अमूर्त है। अच्छा, शब्द समझिए आप, मूर्त शब्द क्या होता है और अमूर्त शब्द क्या होता है? मूर्त वस्तुएं वो है जिनका रंग रूप आकार होता है, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उठा सकते हैं, वो तो है मूर्त। और जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उठा नहीं सकते, जिनका कोई रंग रूप आकार नहीं होता, जिनमें कोई भार नहीं होता, ये सभी वस्तुएं या ये सभी नाम अमूर्त होते हैं। और अमूर्त नाम जितने भी हैं, अमूर्त नाम जितने भी हैं, वे सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आकाश का कोई आकार नहीं होता, इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम उठा नहीं सकते, ये मूर्त स्वरूप में नहीं होता, अतः ये अमूर्त है, इसलिए क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ध्यान देना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। अब ध्यान देना, जातिवाचक संज्ञा को, ये देख लीजिए आप यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा को हम दो भागों में वर्गीकृत और करते हैं। वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक, समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। ध्यान देना, ये जातिवाचक संज्ञा के दो अन्य भेद हैं, ध्यान देना। लेकिन जातिवाचक संज्ञा पूरी अलग है, इसको हम अलग पढ़ेंगे। समूहवाचक अलग हो गया और द्रव्यवाचक अलग हो गया। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ध्यान देना, ऐसी संज्ञा जिसमें किसी जाति का बोध हो, या जाति का तात्पर्य यहाँ पर शर्मा, ब्राह्मण, नागर, इनसे नहीं लेना है। यह जाति का मतलब है समूह, ठीक है? जाति या वर्ग, जब हमें किसी जाति या वर्ग या वस्तु आदि का बोध होता है जिन नामों से, वे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान देना है आपको कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहली बात, ये समूहवाचक बाद में पढ़ेंगे, द्रव्यवाचक बाद में पढ़ेंगे। पहले समझ लीजिए आप कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो ध्यान देना, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम। अब आप दुनिया भर की कोई भी वस्तु ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि हम पूरी वस्तुएं यहां पर मैं नाम ले सकूं। मैंने उदाहरण के तौर पर कह दिया आपसे कि कोई कुर्सी है, मेज है, स्टूल है, जूते हैं, चाय है, शक्कर है, या कोई भी वस्तु हो, मोबाइल है, पंखा है, कोई भी वस्तु हो, दुनिया की हर एक वस्तु का नाम किस में जाएगा? जातिवाचक में जाएगा, ठीक है ना। उदाहरण के तौर में लिख सकता हूं यहां पर मेज, थैला, पुस्तक, ठीक है, थैला, पुस्तक आदि। तो किसी भी वस्तु का नाम हो। दूसरा, किसी भी पशु का नाम हो या पक्षी का नाम हो। ध्यान देना, किसी भी पशु का नाम हो या पक्षी का नाम हो। किसी पशु पक्षी से तात्पर्य जैसे शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, कुत्ता या मोर, बतख, कबूतर, तोता, मैना आदि सब समझ गए होंगे आप। दुनिया का हर पशु पक्षी का नाम यदि आ जाए तो वो किस में जाएगा मित्रों? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता है। जैसे शेर, चीता या कोई लोमड़ी या मोर या दुनिया का कोई भी पक्षी, ठीक है, हर पशु और पक्षी का नाम किसमें आएगा? ध्यान देना बढ़िया तरीके से। यही कंटेंट, यही चीजें आपको याद रखनी है। आपको ये उदाहरण याद नहीं रखने, आपको अगर ये पता है कि दुनिया का हर पशु पक्षी का नाम जातिवाचक में, हर वस्तु का नाम जातिवाचक में, तो आपको आसानी से क्लियर होता हुआ चला जाएगा। तो ध्यान देना, जातिवाचक संज्ञा हम पढ़ रहे हैं और जातिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया क्या क्या आएगा जातिवाचक में। जातिवाचक में एक तो आएगा आपके किसी भी वस्तु का नाम, दूसरा किसी भी पशु का नाम, तीसरा किसी भी पक्षी का नाम, किसी भी फूल का नाम। ध्यान देना, जैसे गुलाब हो, चमेली हो, जूही हो, गुलाब, चमेली, कमल, जूही, किसी भी फूल का नाम हो, हर फूल का नाम किसमें जाएगा मित्रों? जातिवाचक में जाएगा। हम क्या सोचते हैं कि यार फूल शब्द आता है तो जातिवाचक और गुलाब आ गया तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि तो फूल का नाम हो गया। नहीं मित्रों, समझिए, मैंने एक डलिया ली और डलिया में 10-20 गुलाब रख दिए, तो ये भी गुलाब, 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 सब गुलाब।
इसकी कोई अलग से पहचान नहीं, सब गुलाब है। एक कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे थे, एक राम है, एक श्याम है, एक मोहन है, एक सीता, एक गीता है, अलग अलग है, सबका रंग रूप स्वरूप अलग अलग है, लेकिन वहां तो गुलाब है, सब एक है, तो एक गुलाब जाति हो गई। तो ध्यान देना, किसी भी फूल का नाम, किसी भी पक्षी का नाम, किसी पशु का नाम और किसी भी सब्जी का नाम, आलू, गोभी, टमाटर, भिंडी, मटर, दुनिया भर की हर फल, सब्जी, दालें, सब, कोई फूल हो, सब्जी हो या कोई फल हो, हर फल का नाम मित्रों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चाहे आम हो, नींबू हो, नारंगी हो, कुछ भी हो, ध्यान देना, हर फल का नाम किसमें जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो वस्तु का नाम, पशु का नाम, पक्षी का नाम, फूल का नाम, सब्जी का नाम, फल का नाम। और ध्यान देना मित्रों, दुनिया भर का हर रिश्ते और नातों के जो नाम है, रिश्ते नाते से भाई, भतीजा, बहन, चाचा, मामा, जीजा, तोहफा, बुआजी, सब रिश्ते नाते जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और सुनिए ध्यान से, ये रिश्ते नाते हो गए, और दुनिया भर की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये सब प्राकृतिक आपदाएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ध्यान देना, प्राकृतिक आपदाओं से तात्पर्य से बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी या तूफान, या कोई तूफान का नाम लिया जाए, कोई चक्रवात या चक्रवात का नाम, सब जातिवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो रिश्ते नाते, प्राकृतिक आपदाएं या दुनिया भर का व्यवसाय या पद का तात्पर्य से कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कलेक्टर है, कोई अध्यापक है, कोई चिकित्सक है, कुछ भी है, जो भी है, हर पद, व्यवसाय, चोर भी उसका व्यवसाय है, चोरी करना, तो चोर है या अध्यापक है, वकील है, डॉक्टर है, तो हर पद या व्यापारी है, दुकानदार है, हर पद और व्यवसाय किसके अंतर्गत आते हैं मित्रों? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी, किसी वस्तु का नाम, किसी पशु का नाम, पक्षी का नाम, फूल का नाम, फल का नाम, सब्जी का नाम, रिश्ते नातों के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, व्यवसाय के नाम, सब किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब मान लीजिए हमारे पेपर में आ गया कि चोर पकड़ा गया, पद परिचय दीजिए। तो चोर शब्द का हमें पद परिचय देना है, तो आपको यदि पता है कि ये पद व्यवसाय में आ गया, तो निश्चित रूप से ये उसका व्यवसाय, चोर का व्यवसाय चोरी करना है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, और एक वचन है, और पुल्लिंग है, और कर्ता कारक है, और पकड़ा गया, कर्ता कारक, सॉरी, इसमें कारक हम नहीं लिखेंगे। जातिवाचक हो गया, एक वचन हो गया, और पुल्लिंग हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना, ये सब जो चीजें हैं, ये संज्ञा पढ़ने से आएगी कि कौन से शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो ध्यान देना, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। और इस जातिवाचक संज्ञा के हमने जो 2 भेद किए थे, वो भी हम यहां देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा को हमने 2 अन्य भेद में भी बांटा था। इसके पहले हम व्यक्तिवाचक पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना। जातिवाचक संज्ञा के जो 2 भेद मैंने किए थे, एक तो समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ध्यान देना। ऐसे शब्द जिनसे समूह का बोध होता है, वे उन शब्दों में संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक की समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे आप उदाहरण से समझ जाओगे, कक्षा समूह का बोध हो रहा है, सेना समूह का बोध हो रहा है, पलटन समूह का बोध हो रहा है, रेवड़ बिल्कुल समूह का बोध हो रहा है, रेवड़, भेड़ का जो समूह चलता है उसे रेवड़ कहा जाता है। ठीक है, कक्षा है, सेना है, फौज है, पलटन है, या गुच्छा है, या झुंड है, या भीड़ है, या मंडल है, या सभा है, या पुलिस है, ये शब्द क्या है? ये सभी शब्द समूह का बोध करा रहे हैं। ठीक है, गुच्छा है, चाबियों का गुच्छा, ठीक है, भीड़, सब समूह का बोध करा रहे हैं। कक्षा है, झुंड है, भीड़ है, मंडल है, पुलिस है, कक्षा, सेना, रेवड़, ये सभी जो है समूह का बोध कराने वाले शब्द हैं, इसलिए संज्ञा कौन सी होगी? समूहवाचक। या कोई जनता शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर, जनता भी समूह का बोध करा रही है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको, वो विशेष है कि ये समूहवाचक संज्ञा तो है, लेकिन वचन यदि पूछ लिया जाए, सब में एक वचन है, ध्यान देना, सब में एक वचन है। पुलिस आती है, जनता आती है, गुच्छा गिर गया, भीड़ खत्म हो गई,
सभा बुलाई गई, देखो आप, रेवड़ चला गया, सेना आ रही है, कक्षा लगने वाली है, कक्षा शुरू होने वाली है। आप बोल बोल कर देखिए। अगर बहुवचन होती तो कक्षाएं, कक्षाएं, और जनता का तो बहुवचन बनता नहीं, जनता का तो जनता, जनता आती है। अगर बहुवचन होता तो आती हैं हो जाता, आते हैं हो जाता, नहीं, जनता आती है, एक वचन है मित्रों। तो ध्यान देना, ये समूहवाचक तो है लेकिन सभी शब्द एक वचन है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, अन्यथा बहुत से बच्चे जनता शब्द को बहुवचन मान लेते हैं, ठीक है, भीड़ शब्द को बहुवचन मान लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भीड़ में तो बहुत सारे लोग हैं तो बहुवचन। अरे भाई, ये नहीं देखना कि उसके अंदर कितने हैं, शब्द देखना है कि शब्द का प्रयोग एक वचन में हो रहा है या बहुवचन में हो रहा है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो जनता आती है, भीड़ खत्म हो गई, तो ये सब का प्रयोग एक वचन में होता है मित्रों। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समझिए फटाफट। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ध्यान देना। यहाँ द्रव्य शब्द का जो अर्थ है वो होता है पदार्थ। द्रव्य शब्द का अर्थ क्या होता है, पदार्थ होता है। अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। या तो वो ठोस है, या वो द्रव है तरल, या फिर वो गैस है। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के जो पदार्थ हैं, वो तीनों प्रकार के पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसका भेद है, जातिवाचक संज्ञा का ही एक भेद है। तो ठोस पदार्थों में जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर पत्थर, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर ईंट, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर सोना, चांदी, लोहा, ये सभी शब्द द्रव्य ठोस पदार्थ है। द्रव में पानी, तेल, डीजल, पेट्रोल, सभी प्रकार के तेल, बजाज आमंड ड्रॉप्स आ जाए, चाहे आंवला आ जाए, डाबर आंवला आ जाए, सब जातिवाचक है, सब द्रव्यवाचक है, ध्यान देना, ठीक है। और गैस में जैसे कि ऑक्सीजन आ जाए, या नाइट्रोजन आ जाए, या केवल हवा शब्द आ जाए, हवा शब्द भी मित्रों द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये वर्षा शब्द इधर आएगा, ध्यान देना, वर्षा शब्द जो है वो समूहवाचक में आएगा, क्योंकि वर्षा केवल पानी की नहीं होती, वर्षा फूलों की भी हो सकती है, नोटों की भी हो सकती है, ध्यान है। वर्षा का मतलब होता है बरसना, मतलब ऊपर से गिरना, चाहे नोट गिरे, चाहे फूल गिरे, चाहे पैसे कुछ भी गिरे, पानी गिरे, तो गिरना होता है वर्षा का मतलब मित्रों। इसलिए वर्षा समूहवाचक में जाएगा, जातिवाचक में जाएगा, ध्यान देना। और ये हवा जो है द्रव्यवाचक में आएगा, तो ध्यान देना। यह हवा को बहुत से भाववाचक मान लेते हैं कि हवा का कोई रंग रूप नहीं होता, या कोई इसको छू नहीं सकते, इसको एहसास कर सकते हैं, पर मित्रों ये हवा एक पदार्थ है, क्योंकि हवा में भार होता है और हवा स्थान घेरती है। हवा को हम किसी बोतल में पानी भर के भी उसमें बुलबुले के रूप में भी देख सकते हैं। तो ध्यान देना, यह हवा शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो गया मित्रों आपके जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हमने क्या क्या पढ़ा, आपको क्या क्या पढ़ाया। एक तो पढ़ाया कि जातिवाचक संज्ञा में किसी भी वस्तु का नाम, किसी पशु पक्षी का नाम, फूल फल का नाम, सब्जी के नाम, दालों के नाम, रिश्ते नातों के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। सभी ऐसे शब्द जिनसे में समूह का बोध होता है, कक्षा, गुच्छा, पुलिस, झुंड, फौज, भीड़, मंडल आदि, ये सभी समूहवाचक है। और ध्यान रहे एक वचन है, और ये सब भी एक वचन है मित्रों, ध्यान देना। ये द्रव्यवाचक, हवा चलती है, पानी आता है, पानी पिया जाता है, तेल, ईंट, सोना, पत्थर, ये सब शब्द एक वचन है। ये भी ध्यान रहे आपको, बहुवचन नहीं है। तो ध्यान देना, हमें केवल पद परिचय पढ़ने के उद्देश्य से मैं आपको संज्ञा पढ़ा रहा हूं। तो ये जातिवाचक हो गई, इन सब के नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। इस वीडियो को देखने के बाद संज्ञा से संबंधित जो भी प्रश्न होगा आपके मस्तिष्क में, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ध्यान देना। अब आप बात करेंगे भाववाचक। मित्रों समझना ज्यादा जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। ये चीजें समझने की है, रटने की कतई नहीं है। तो ध्यान देना, पहले तो आप ये समझिए कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अमूर्त नाम जो भी है, अमूर्त नाम जो भी है, वो सब भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। और अमूर्त क्या है, जिनका कोई रंग नहीं होता, जिनका कोई रूप नहीं होता, जिनका कोई आकार नहीं होता, जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, ये सब चीजें अमूर्त होती है। और जिनका केवल एहसास किया जा सकता है,
या महसूस किया जा सकता है, ऐसे जो नाम हैं वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि महसूस करने वाली चीजें कौन सी है, मैंने कहा कि मुझे गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, सब महसूस हो रही है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, या मुझे अब एहसास हुआ, मुझे तो बहुत बुरा लगा है, अब एहसास हुआ, तो एहसास हुआ ना, एहसास शब्द भी कुछ भाववाचक है, ठीक है। प्रयास, कोशिश, अभी कोशिश कैसी होती है, कोशिश का रंग कैसा होता है, कैसा रूप होता है, कैसा आकार होता है, कोई पता नहीं। तो कोशिश निश्चित रूप से, मेहनत कैसी होती है, मेहनत हरे रंग की होती है, पीले रंग की होती है, 1 किलो होती है, 2 किलो होती है, कैसा आकार होता है, त्रिभुजाकार होती है, चौकोर होती है, गोल होती है, कोई जवाब नहीं है। मेहनत का कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं, तो अतः भाववाचक है। तो भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा, जैसे मन के सभी भाव, मन के सभी भाव। अब मन के सभी भाव से तात्पर्य प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, अहंकार, गर्व, तो ये सब जितने भी भाव हैं, चाहे डर, भय हो, घृणा हो, प्रेम हो, नफरत हो, जुनून हो, जोश हो, उत्साह हो, ये सब जो भाव हैं, जितने भी मैंने नाम लिए, सब भाववाचक है, ध्यान देना, ठीक है। और गुण, गुण, गुण से तात्पर्य से ईमानदारी, ईमानदारी, जैसे साहसी, जैसे वीरता, वीरता, तो ईमानदारी, साहसी, वीरता, या कोई दोष। अब दोष में जैसे, दोष में कायर, कायरता, कायरता, या पाप, या छल, कपट, द्वेष, ये सब दोष है, ये सब दोष है। कायरता, छल, कपट, द्वेष, वीरता, ईमानदारी, साहसी, साहसी तो विशेषण हो जाएगा, ध्यान देना। अगर ईमानदारी शब्द को देख रहे हो, इसको अगर हम ईमानदार कर दें तो ईमानदार तो विशेषण हो जाएगा, ईमानदार व्यक्ति। अब इस वीरता शब्द में से यदि मैं ता को हटा दूं, केवल वीर कहूं, तो वीर तो विशेषण हो गया, वीर बालक। ध्यान देना, ये ध्यान देना, यदि कोई शब्द किसी संज्ञा के साथ जुड़ जाता है तो फिर वो विशेषण हो जाता है। तो भाववाचक में हमें समझना पड़ेगा, साहस शब्द तो भाववाचक है, और साहसी, बालक, तो ये विशेषण हो गया, ध्यान देना। ऐसे शब्द जैसे मानो मैंने यहाँ पर लिखा गंभीरता, हालांकि मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि विशेषण और भाववाचक का हम अंतर कैसे करें। फिलहाल आप ही समझिए कि मन के सभी भाव, जैसे प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, छल, कपट, राग, द्वेष, ईर्ष्या, कायरता, वीरता, हिम्मत, मेहनत, प्रयास, आवश्यकता, ये सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है मित्रों, तो ध्यान देना। मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या है, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है। किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, पर्व का नाम, भाषा का नाम, लिपि का नाम, त्योहार का नाम, दिन का नाम, दिशा का नाम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आदि, पत्र पत्रिकाओं के नाम आदि व्यक्तिवाचक में आते हैं। पशु पक्षी का नाम, वस्तु का नाम, पशु पक्षी का नाम, वस्तु का नाम, और फल फूलों के नाम, और क्या नाम से रिश्ते नातों के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। और मन के सभी भाव जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। एक बात और ध्यान रखना, लास्ट में इसीलिए बोल रहा हूं, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव हमेशा एक वचन में होता है। जैसे प्रेम होता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या होती है, ईमानदारी, वीरता, कायरता, पाप, ये सभी शब्द हमेशा एक वचन में है। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पर आवश्यकता, अब आवश्यकता एक वचन में, लेकिन यदि मैं कह दूं आवश्यकताएं, अभी बहुवचन हो गया, तो बहुवचन होते ही मित्रों जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यदि कोई भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन हो जाए तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आती है। और एक बात ध्यान देना, व्यक्तिवाचक
संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। सदैव सदैव एक वचन में होता है। राम, रावण। अब ध्यान देना, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बहुवचन हो जाए तो जातिवाचक के अंतर्गत आती है। जैसे रावणों की कमी नहीं है, जयचंदों की कमी नहीं है, विभीषणों की कमी नहीं है। तो मित्रों, व्यक्तिवाचक का हमने बहुवचन में प्रयोग कर दिया, रावणों, जयचंदों, विभीषणों। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप जातिवाचक के अंतर्गत आता है और भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप भी जातिवाचक के अंतर्गत आता है। यदि भाववाचक है और एक वचन है तो हमेशा भाववाचक ही होगी। तो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी सदैव एक वचन में ही होता है। ठीक है, बाकी और बातें मुझे करनी है। अभी संज्ञा का प्रकरण हमारा समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन कीजिए आप इंतजार नेक्स्ट वीडियो का। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।